हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है फेदर्ड फ्रेंड, उसकी वन शॉट समरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारी स्टोरी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ताकि आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए साथ में मिलके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू और फॉल्स। राइट, तो जैसे कि यहाँ में क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमारी स्टोरी से, पार्ट 1 और पार्ट 2 से हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन फेल टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड। जो अलार्म थे स्पेस स्टेशन पर वो सही से काम नहीं कर पाए क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं थे, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। देन क्लैरिबल वॉज बॉट टू द स्पेस स्टेशन फॉर एन ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट एंड ऑन एनिमल बिहेवियर इन स्पेस। तो स्पेसिफिकली क्लैरिबल को क्या एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट की तरह लाया गया था कि टेस्ट करा जाए कि एक एनिमल स्पेस में कैसे बिहेव करेगा, तो ये फॉल्स है। राइट, ये कोई एक ऐसा ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं था हमारा। द कैनरी सफरिंग हेल्प द क्रू डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम विद द एयर प्यूरिफायर। तो जैसे कैनरी ने हेल्प करा, उसकी सफरिंग, उसकी प्रॉब्लम की वजह से हमें समझ में आया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एयर प्यूरिफायर में, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, द एयर प्यूरिफायर फ्रोज बिकॉज देयर वॉज अ रेयर एक्लिप्स। जो एयर प्यूरिफायर था वो फ्रोज हो गया, जम हो गया एक एक्लिप्स की वजह से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लैरिबल कुड फ्लाई ग्रेसफुली इन द स्पेस स्टेशन परफॉर्मिंग लूप्स इन द एयर। अब जो क्लैरिबल थी वो बड़े ही आराम से स्पेस स्टेशन में क्या उड़ पाती थी और अलग अलग स्टंट्स करती थी हवा में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? True. The space station crew was uninterested in Claribel and hardly noticed her presence after she was discovered. तो जो स्पेस स्टेशन के जो क्रू मेंबर्स थे वो बिल्कुल भी क्लैरिबल पे ध्यान नहीं देते थे, और जैसे ही उसने उसको देखा कि वो वहाँ है तो तब भी उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लैरिबल हैड फेंटेड एंड हैड टू रिवाइव विद ऑक्सीजन सप्लाई। क्लैरिबल जो हमारी छोटी सी बर्ड थी वो बेहोश हो गई थी और उसको जिंदा करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ा, तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है, फिर अपने आगे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Swen was one of our best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall, making them do the slow motion 3-dimensional ballet that would get them into their right position and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed into the intended pattern। तो सेवन क्या था? हमारा एक बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन मैन था जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेस्ट वे में अपना काम करता था। तो उसका काम क्या था? जो मेटल के पीसेस होते थे हवा में उड़ते रहते थे, उन्हें साथ मिला के सही तरीके से अरेंज करता था, और सही जब पैटर्न बन जाता था तो उन्हें फ्यूज कर देता था, मिला देता था। ठीक है, इट वॉज अ स्किल्ड एंड डिफिकल्ट जॉब फॉर अ स्पेस सूट इज नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गार्ब्स टू इन विच टू वर्क। ये बहुत ही एक मुश्किल सा काम था जिसमें बहुत मेहनत और स्किल लगता था, और जैसा एक स्पेस सूट होता है उसको पहन के तो इस काम को करना और ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What can be inferred about Swen's ability from his job description? तो Swen's की जो एबिलिटी थी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें क्या समझ में आता है कि उसके अंदर क्या काबिलियत थी, क्या एबिलिटी थी? He is good at following instruction but lack creativity। वो इंस्ट्रक्शंस को तो बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है बट उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। He possesses a strong understanding of working in space। उसे बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि स्पेस में कैसे काम करा जाता है। He works with the complexity of construction in space। जो भी प्रॉब्लम आती थी, कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी कंस्ट्रक्शन करने में स्पेस में, उनसे वो स्ट्रगल करता था, ठीक से काम नहीं कर पाता था ढंग से। ही प्रेफर वर्किंग ऑन अ सिंपलर टास्क रेदर देन कॉम्प्लेक्स जॉब। वो प्रेफर करता था कि वो सिंपल कामों में काम करे कॉम्प्लेक्स नौकरियों के बजाय। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही पोजेस अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन स्पेस। हमें इस पूरे एक्सट्रैक्ट से ही समझ में आ रहा है कि वो अपने काम में कितना माहिर था और कितने अच्छे से अपने काम को करा करता था। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन वॉज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी। तो इस बात पर हम कैसे समझ सकते हैं कि जो स्वेन था वो जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था?
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन कंक्लूड दैट स्वन वॉज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी बिकॉज ही कलेक्टेड फ्लोटिंग गर्डर्स, मूव देम स्लोली इनटू पोजीशन एंड जॉइंड देम टुगेदर व्हेन दे फ्लोटेड अराउंड हिम। इससे हमें इसलिए समझ में आता है क्योंकि जो मेटल के पीसेस होते थे वो उसके आसपास ऐसे हवा में फ्लोट करते रहते थे, जिनको वो साथ में सही पोजीशन में लेकर जाता था, सही जगह अरेंज करता था और फिर उसके बाद फाइनली उनको ज्वाइन कर देता था। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो जीरो ग्रेविटी स्पेस में काम कर रहा होता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ assertion A and reason R। ठीक है, Swan's job required him to make girders perform a 3-dimensional ballet in space। तो Swans की जो जॉब थी जिसमें उसको क्या करना रहता था, गर्डर्स बनाने पड़ते थे और उनसे एक 3 डायमेंशन बैले डांस करवाना पड़ता था। रीजन क्या दिया है? वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी अलाउज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट मेकिंग प्रिसाइज पोजीशन मोर चैलेंजिंग। अब क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी में काम करता था जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो उधर उधर उड़ते रहते थे, इसलिए किसी चीज़ को एकदम प्रिसाइज पोजीशन के साथ एकदम स्पेसिफिक पोजीशन में जमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो हमारे ऑप्शन क्या हैं? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false, A is false but R is true। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Both A and R true and R is the correct explanation of A। तो जिस तरीके से स्वयं काम करता था उसमें जो गर्डर्स होते थे, जो बड़े बड़े मेटल के पीसेस होते थे, वो उनको अरेंज करता था और बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो एक बैले डांस कर रहे हैं। बट इसका रीज़न क्या दिया है? क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी में काम करता था जिसकी वजह से बहुत प्रिसाइज वे में उसे उन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को, उन मेटल्स को सही जगह अरेंज करना रहता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा अंडरलाइंड वर्ड क्या है? आउटफिट। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल वोर कलरफुल आउटफिट दैट रिप्रेजेंटेड देयर कल्चर। तो उसके बदले क्या आ जाएगा? गार्ब्स। ठीक है, तो फेस्टिवल के दौरान जो लोग थे वो क्या करते थे? कलरफुल कपड़े पहना करते थे जो कि उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। तो आउटफिट का एक और मीनिंग क्या हो सकता है? गार्ब्स, GARBS। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगेन ये हमारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। जिम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर दैट्स व्हाई क्लैरिबल्स पास्ड आउट। जिम, जरूर हवा में कुछ दिक्कत है इसलिए क्लैरिबल बेहोश हो गई। आई जस्ट रिमेंबर दैट माइनर यूज्ड टू कैरी कैनरीज डाउन टू वॉर्न देम ऑफ गैस। मुझे एकदम से याद आया जब माइनर्स होते थे और वो माइनिंग करने के लिए जाते थे तो वो भी अपने साथ बर्ड्स को लेके जाया करते थे ताकि कोई भी वार्निंग साइन आए, गैस अगर इनके लिए हार्म हो तो उनको वार्निंग मिल सके। नॉनसेंस सेड जिम, द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ। वो क्या कहता है? फालतू की बकवास है ये, अगर ऐसा होता तो अलार्म क्यों नहीं बजता। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। हमारे पास डुप्लीकेट सर्किट्स भी हैं जो कि अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। द सेकेंड अलार्म सर्किट इज नॉट कनेक्टेड अप येट। जो सेकेंड अलार्म सर्किट है वो अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ है। हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, और उसका जो असिस्टेंट है वो उन्हें याद दिलाता है। दैट शुक जिम, ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड व्हाइल वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस। तो जैसे ही उसको ये बात पता चलती है कि जो सेकेंड सर्किट था वो अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ था तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, एकदम से हिल सा जाता है, शॉक हो जाता है और बिना कुछ कहे वहीं से चला जाता है। वहीं हम सब खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर रहे होते हैं और जो हमारे पास वो ऑक्सीजन टैंक का जो पाइप होता है उसको एकदम ऐसे पास कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो पाइप सुकून का पीस, ऐसे सुकून का पाइप लग रहा होता है जैसे उस पाइप से हवा लेके ऑक्सीजन ब्रीथ करके हमको सुकून मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज इन द गिवन ब्रैकेट। तो यहाँ क्या है, ये हमें कंप्लीट करना है, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है ब्रैकेट से चूज करके। द नरेटर रेफरेंसेस कैनरीज एंड माइनर्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट द हिस्टोरिकल यूज ऑफ कैनरीज एज वार्निंग सिस्टम। तो जो नरेटर हैं जब वो इस बात पर जोर डालते हैं कि इवन हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी माइनर्स और कैनरीज एक साथ काम करा करते थे, वो इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि कैसे पास्ट से ही, हिस्ट्री से ही कैनरीज को एक वार्निंग सिस्टम की तरह यूज़ करा जाता है। और शायद ये जो चिड़िया है जो बेहोश हो गई है ये भी हमारे लिए एक वार्निंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद अ सूटेबल रीजन। तो हमें क्या करना है, सूटेबल रीजन के साथ इसको पूरा करना है। जिम इनिशियली डिसमिसेस द वार्निंग अबाउट द एयर। तो शुरुआत में जो जिम है वो इस बात को मना कर देता है, इस वार्निंग को मना कर देता है हवा को लेके, बिकॉज द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ। क्योंकि उसको क्या लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता तो जो अलार्म्स हैं वो बंद हो गए होते। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट,
What does the phrase shook Jim mean in the context of the information in the extract? तो जैसे कि यहाँ क्या है, जो shook मतलब जिम, क्या जिम जैसे एकदम से ऐसे हिल सा गया, एकदम सरप्राइज्ड हो गया। तो यहाँ shook का मतलब क्या है? जिम was physically pushed by someone, क्या किसी ने जिम को ऐसे धक्का दिया? Startled by unexpected information, उसे कोई ऐसी बात पता चली जिसने उसको सरप्राइज कर दिया। Cold and needed to warm up, वो एकदम ऐसे ठंडा सा हो गया और उसे थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी। Trying to shake off sleepiness, वो अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टल्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो बात उसको पता चली कि अभी जो डुप्लीकेट सर्किट्स हैं वो तो कनेक्टेड ही नहीं हुए, तो वो इस बात से एकदम सरप्राइज्ड हो गया, हिल सा गया। ठीक है, नेक्स्ट, what does the crew's action of passing the oxygen bottle around like a pipe of peace suggest about their response to the situation? तो जिस तरीके से जो मेंबर्स थे क्रूज के, एयरक्राफ्ट के, वो क्या कर रहे थे, उस जो ऑक्सीजन के जो टैंक है, जो पाइप है, उसको एक दूसरे को एक एक करके पास कर रहे थे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कैसे उन्होंने उस सिचुएशन से डील करा, फेस करा। Passing the oxygen bottle like a pipe of peace shows that the crew shared it fairly and stayed calm. सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि वो इक्वली एक दूसरे में बांट रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था कि नहीं मैं ही रखूंगा, सबको एक एक करके दिया जा रहा था, और वो काम थे, राइट, पैनिक आउट नहीं कर रहे थे। पीसफुल एंड अनसेल्फिश ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे और मतलब ही नहीं थे, अनसेल्फिश नहीं हो रहे थे कि ये नहीं ऑक्सीजन टैंक मैं ही रख लूँ, मैं ही जिंदा रह लूँ, सबको एक एक करके दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, Answer the following question. What was the purpose of the alarm? What had caused its failure? तो जो अलार्म था वो ऐसे फेल हो गया था, तो उसका पर्पस क्या था, उसका रीजन क्या था और किस वजह से वो फेल हो गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The alarm was meant to warn the crew about low oxygen. It failed because an eclipse froze part of the air purifier, stopping it from working properly. तो जो अलार्म था उसका काम ये था कि अगर ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो उन लोगों को क्या कर सके, उसके रिगार्डिंग वार्न कर सके। बट क्योंकि अर्थ पे एक एक्लिप्स आया जिसकी वजह से जो एयर प्यूरिफायर है वो जम गया, जिसकी वजह से वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट, What does the crew's reaction to Claribel change over the course of the story? तो क्लैरिबेल हमारी एक छोटी सी चिड़िया थी जो कि थ्रू आउट द स्टोरी में थी। तो स्टार्टिंग में उसकी क्रूज के साथ कैसी बॉन्डिंग थी और एंडिंग में क्रूज के साथ उसकी कैसी बॉन्डिंग थी वो हम देखते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट द क्रू वॉज क्यूरियस एंड अम्यूज्ड बाय क्लैरिबेल। शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, सरप्राइज थे, एक छोटी सी चिड़िया को एयरक्राफ्ट में इतने अच्छे से देखते हुए कि कैसे वो रह रही है। लेटर दे ग्रू कंसर्न्ड एंड फाइनली अफेक्शनेट बिकॉज शी हेल्ड वॉर्न देम अबाउट डेंजर एंड सेव देयर लाइफ। बाद में क्या हुआ, जब वो बेहोश हो गई तो उसको लेकर उन लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए और बाद में उन लोग उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो गए, आभारी हो गए, थैंकफुल हो गए कि क्या कैसे उसकी वजह से उन लोगों की जान बच गई। ठीक है, ओके, क्योंकि उसने क्या वार्निंग दे दी उन लोगों को एक तरीके से। नेक्स्ट, What does the last part of the story tell us about the significance of unusual ways of problem solving? तो कभी ना कभी बहुत अलग वेज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कैसे उस छोटी सी बर्ड को यूज़ करके उसके थ्रू उन्होंने इस वार्निंग को समझा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द लास्ट पार्ट शो दैट द अनयूजुअल प्रॉब्लम कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अनयूजुअल वे जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्लैरिबेल द कैनरी डिटेक्टेड अ प्रॉब्लम विद द एयर and help the crew find the air purifier's faulter, showing that unconventional methods can save their life. उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट में इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए थे जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट $500,000 पैसों की इन्वेस्टमेंट करी थी, इतनी हाई लेवल इंजीनियरिंग थी, बट उसके बावजूद वो जो चीज़ थी वो फेल हो गई और बर्ड के थ्रू उनको वो जो वार्निंग मिली तो वो क्या था, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल वे था, बहुत एक अलग सा वे था जिसका किसी ने नहीं सोचा होगा, बट उस अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वे से उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो जाने थी वो बच गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो जो हमारी स्टोरी है उसका नाम क्या है? फेदर्ड फ्रेंड। तो आपको क्या लगता है कि जो टाइटल है ये अप्रोप्रिएट है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द टाइटल फेदर्ड फ्रेंड इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड अ बर्ड। ये जो हमारा स्टोरी का टाइटल है फेदर्ड फ्रेंड, ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि उसमें दिखाया गया है कैसे एक चिड़िया और एक इंसान के बीच में कितनी पक्की दोस्ती हो जाती है। क्लैरिबेल हु बिकम्स अ हेल्पफुल एंड लॉयल कंपेनियन टू द क्रू। एक तो वो उन लोगों की मदद कर पाती है और एक वफादार उनका साथी भी बन जाती है उस पूरे क्यू की, राइट। सब उससे अटैच हो जाते हैं, सब उससे प्यार करने लगते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Then next, without Claribel we should
soon have been slightly dead. अगर क्लैरिबल नहीं होती तो शायद हम लोग अभी तक अधमरे तो हो ही चुके होते. What does this line suggest about the uncertainty of life in space? इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, मौत जिंदगी का खेल है स्पेस में, वो लाइफ कैसी होती है स्पेस में. दिस लाइन शो दैट लाइफ इन स्पेस इज़ वेरी अनसर्टेन एंड डेंजरस. जैसी जिंदगी होती है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, आपको कुछ भी नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा डेंजर इन्वॉल्व रहता है, बहुत रिस्की रहती है. विदाउट क्लैरिबल्स वार्निंग अबाउट द फॉल्टी एयर प्यूरीफायर द क्रू कुड हैव फेस्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. अगर क्लैरिबल्स की वार्निंग से वो इस बात को नहीं समझ पाते कि एयर प्यूरीफायर में प्रॉब्लम है, तो शायद उनको और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती और शायद ऑलमोस्ट उनकी डेथ भी हो सकती थी. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई थी उनके लिए. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ हैज़ द राइटर प्रेजेंटेड साइंस फिक्शन विद अ टच ऑफ ह्यूमर. तो ये जो हमारी कहानी है ये साइंटिफिक है, राइट. इसमें साइंस की चीज़ों को दिखाया गया है, स्पेस को दिखाया गया है, बट एक टच ऑफ ह्यूमर भी है, राइट. थोड़ी सी जो हमारी कहानी है वो ह्यूमरस है, फनी है. तो कैसे है, इस बात को हमें अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है. द राइटर मिक्सेस साइंस फिक्शन एंड ह्यूमर बाय शोइंग द नरेटर सरप्राइज एट अ कैरनरी स्पेस. सबसे पहले तो जो हमारी कहानी है वो साइंटिफिक तो है ही, उसके साथ साथ जो हमारे जो नरेटर हैं वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ह्यूमर लाते हैं. जैसे कि जब जो नरेटर हैं वो सबसे पहले ऐसे उस बर्ड को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो वो उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं, उनका सर फूट जाता है, उन्हें दिन में तारे दिखने लगते हैं. तो ये एक थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करता है. देन हाईलाइटिंग द क्रूज फनी रिएक्शन, कैसे वो अलग अलग अपने फनी रिएक्शंस देते हैं. स्वेन्स एसेंट्रिक बिहेवियर एंड क्लैरिबल्स अनएक्सपेक्टेड एक्शन एट अ लाइट, कैसे जो स्वेन्स है वो भी अजीब तरीके से बिहेव करता है और कैसे जो क्लैरिबल है उसके अनएक्सपेक्टेड एक्शंस भी एक लाइट ऐड करते हैं, राइट. जैसे कि वो एकदम से जंप लगाती है, सीटी बजाती है, तो इससे ये सब सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है. अम्यूजिंग टच टू द सीरियस मिशन, तो ये मिशन तो बड़ा ही सीरियस होता है, यहाँ कंडीशन बहुत सीरियस होती है, बट क्लैरिबल्स के आने से और इन सेंस ऑफ ह्यूमर के आने से जो स्टोरी है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, थोड़ी सी इंजॉयबल फनी सी हो जाती है, फनी टू रीड हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ वुड सेवन रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट लूजिंग क्लैरिबल एंड फॉर सेविंग द लाइफ फॉर द इंटायर क्रू. तो जो स्वेन है कैसे वो इस बात को बैठ के बाद में स्वेन जो है बैठ के सोचेगा कि कैसे वो ऑलमोस्ट क्लैरिबल को खोने जा रहा था और अपनी लाइफ भी एक तरीके से वो गवा देता, पूरी क्रू की ही लाइफ एक तरीके से खतरे में आ जाएगी. तो वो कैसे, आपको क्या लगता है वो अपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखेगा. स्वेन वुड लाइकली फील डीपली सैडन अबाउट ऑलमोस्ट लूजिंग क्लैरिबल बट ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर हर रोल इन सेविंग द क्रूज लाइफ. सबसे पहले तो जो स्वेन है वो इस बात का बहुत अफसोस करेगा कि वो ऑलमोस्ट एकदम ऐसी कगार पे था कि जो क्लैरिबल थी उसकी डेथ हो सकती थी. सबसे पहले तो उसे इस बात की टेंशन होगी, वो उस चीज़ को अपसेट होगा, बट फिर उस चीज़ को लेके वो आभारी भी रहेगा कि कैसे क्लैरिबल की मदद से उसकी और पूरी क्रू पे जितने भी लोग थे उन सब की जान बच गई. ही वुड रिमेंबर हर एज अ लॉयल कंपेनियन, वो उसे कैसे याद रखेगा, एक वफादार, एक पेट की तरह याद रखेगा जिसने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट करा. हुज अलर्टनेस मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन डेयरिंग सिचुएशन, उसकी अलर्टनेस की वजह से इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी उन सब की जान बच गई. जो बड़े से बड़े इक्विपमेंट नहीं कर पाए वो एक छोटी सी चिड़िया ने कर दिखाया. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू मैच विद द वर्ड्स 1 to 8 दैट फॉलो. तो यहाँ क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ इनसे मैच करना है. जैसे कि शीपिश, नैरो, वेग, हश, डिलाइटेड. तो चलिए हम अपने आंसर्स देखते हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा, नैरो पैथ. नैरो पैथ मतलब क्या होता है, पतला रास्ता. देन उसके बाद नैगिंग वरी. नैगिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बार बार आपको परेशान कर रही हो, तो एक ऐसी चिंता जो कि आपको बार बार तकलीफ दे रही हो, आपके माइंड में आ रही हो. देन इनएक्सप्लिकेबल प्लान, एक ऐसा प्लान जिसे आप अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते. इनएक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिसे आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ. देन नेक्स्ट शीपिश लोग, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गए, शर्मिंदा हो गए किसी को देखना. तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट रीजन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रीजन के साथ वेग रीजन, लाइक एक बहुत अजीब सा रीजन जिसका कोई लाइक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वेग सा, अजीब सा. देन उसके बाद स्लगिश ट्रैफिक, जो ट्रैफिक था वो बहुत ऐसा स्लो सा था, धीरे धीरे गाड़ियाँ जो थी आगे बढ़ी थी. स्लगिश मतलब क्या होता है, स्लो. देन उसके बाद हर्ज्ड वॉइसेस, एकदम ऐसे फुसफुसाने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी. एंड देन लास्ट डिलाइटेड एक्सप्रेशन, एकदम खुश हो जाना, डिलाइट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिलाइटेड एक्सप्रेशन. नाउ अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट यूज दीज
एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट। तो ये जो हमने जस्ट अभी अपने एडजेक्टिव लगाए हैं बॉक्स से, हमें उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है जहां इन एडजेक्टिव का यूज करा गया है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। द सेंटेंस दैट यूज द अबव एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट हैव बीन अंडरलाइन बिलो। आई हैड अ नैगिंग हेडेक, मेरा एक बहुत ही लगातार कंटिन्यूसली मेरा सर दुख रहा था। एंड वेग मेमोरीज टू फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम्स, और मुझे ऐसी एकदम ऐसे धुंधली धुंधली मेरे डरौने से सपने की यादें आ रही थी, विजन आ रहा था। वी ऑल वेटेड इन हश्ड साइलेंस व्हाइल ही हेल्ड क्लैरिबल अगेंस्ट हिज ईयर इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट। हम लोग एकदम शांति खामोशी से एकदम बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो क्लैरिबल की हार्ट बीट अपने कान से सुने और उसके बारे में बताएं। माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप। उस दिन मेरा जो दिमाग था बड़ा ही स्लो सा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जैसे अभी भी मैं नींद से नहीं जागा हूँ। ही केम बैक 10 minutes लेटर विथ शीपिश एक्सप्रेशन। वो 10 मिनट बाद बहुत ही शर्मिंदा चेहरे के साथ, बहुत ही शर्मिंदा एक्सप्रेशन के साथ वापस आता है। Then next, so now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song। तो यहाँ वो क्या कहते हैं कि अगर तुम कोई भी स्पेस स्टेशन को विजिट करो तो सरप्राइज मत होना, और अगर तुम्हें किसी की गाना गाने की आवाज़ आए बर्ड की तो सरप्राइज मत होना, राइट? क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे एक एयरक्राफ्ट में बर्ड हो सकती है, तो ये चीज़ अनएक्सप्लेनेबल है। देन टू आवर डिलाइट सरप्राइज शी अराइव्ड एट वंस। हमारी खुशियों के साथ हम बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो एक बार में ही उड़ गई, होश में आ गई। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप। वहाँ बस कुछ एक बहुत ही मुश्किल से पतले पतले रास्ते थे, बट यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि एकदम बोलते हैं ना कि बाल बाल बचे, इसके लिए यूज़ करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ड इंटरकॉम इज यूज इन द टेक्स्ट। इट इज कॉल्ड मर्ज वर्ड एज इट इज मेड बाय कंबाइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स इंटरनल एंड कम्युनिकेशन। मर्ज वर्ड्स आर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। तो इंटरकॉम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मर्ज वर्ड का एग्जाम्पल है। मर्ज वर्ड, मर्ज मतलब ही होता है दो चीज़ों को मिलाना, चीज़ों को मिक्स करना। तो मर्ज वर्ड क्या होता है? जब दो वर्ड्स को मिलाया जाता है और कोई नया वर्ड बनाया जाता है तो उसे हम मर्ज वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि ये जो हमारा इंटरकॉम है, ये किससे बना है? इंटर बना है इंटरनल से और कॉम बना है कम्युनिकेशन से। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मर्ज वर्ड्स। कंबाइन द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द वर्ड्स इन कॉलम 2 टू मेक मर्ज वर्ड्स। राइट द मर्ज वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ में एक एग्जाम्पल दिया है, ये हमारे मर्ज वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि कॉलम 1 में क्या है? ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, और लंच मतलब दोपहर का खाना। देन हमारा एक बहुत ही कॉमन फेमस वर्ड क्या है? ब्रंच। ब्रंच मतलब क्या होता है? मील ईटन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच आवर्स। जब आप सुबह के नाश्ते और दिन के खाने के बीच में कोई खाना खाते हैं तो उसे हम ब्रंच कहते हैं। ऐसे ही इनको यूज करके हमें क्या करना है? हमारे आगे के वर्ड्स बनाने हैं, आगे के और उनके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो मोटर और होटल, तो मोटर और होटल का मिलके क्या बन जाएगा? मोटल। इसे मोटल क्यों कहते हैं? अ टाइप ऑफ लॉजिंग ऑफन फाउंड नियर हाईवेज फॉर मोटरिस्ट। जो लोग मोटर्स चलाते हैं, और ये कैसा होटल होता है? कैसी रुकने की जगह होती है जो कि बड़े बड़े हाईवेज पे पाया जाता है, जहाँ जो मोटर जो लोग चलाते हैं वो रुकते हैं। तो मोटर और होटल, मोटल। देन स्मोक और फॉग। तो स्मोक और फॉग का मिलके क्या बन गया? स्मोक। स्मोक मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ फॉग दैट कंसिस्ट ऑफ स्मोक पार्टिकल और अ मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड स्मोक। तो एक ऐसा कोहरा जिसमें थोड़ा सा धुआं हो, थोड़ी सी धूल हो, तो उसे हम स्मोक कहते हैं। देन नेक्स्ट, सिचुएशन और कॉमेडी। तो सिचुएशन और कॉमेडी का मिलके क्या बन गया? सिटकॉम। अ टाइप ऑफ टेलीविजन शो फोकस्ड ऑन ह्यूमरस सिचुएशन। एक ऐसे तरीके का टेलीविजन शो जहाँ क्या सिचुएशन रहती हैं और बहुत ही ह्यूमरस सी सिचुएशन रहती हैं, फनी रहता है। तो सिचुएशन और कॉमेडी का मिलके क्या बन गया? सिटकॉम। देन वीडियो और लॉग। तो वीडियो मतलब क्या होता है? वीडियो बनाना। वहीं लॉग मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ लॉग दैट कंटेन्स वीडियो डेटा और वीडियो ऑल्सो सर्विंग एज अ लॉग। राइट, लॉग क्या होता है? एक तरीके से जब हम डेटा शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वीडियो के फॉर्म में जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करें, बताएं, तो उसे हम व्लॉग कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्पून और फॉर्क। तो स्पून और फॉर्क का मिलके क्या बन जाएगा? स्पॉक। एन ईटिंग यूटेंसिल हैविंग अ स्पून लाइक बोल एंड टाइम्स। तो हमारा कोई ऐसा यूटेंसिल, राइट, जिसमें हम स्पून का और फॉर्क का दोनों का यूज करते हैं, उसे हम स्पॉक बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वेब और सेमिनार। तो सेमिनार मतलब क्या होता है? कोई भी एक मीटिंग, एक प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन जो कि ऑफलाइन करी जाती है। और वेब मतलब क्या होता है? वेब मतलब वेबसाइट, इंटरनेट। तो वेब और सेमिनार का मिलके क्या बनता है? वेबिनार। एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑफन यूज्ड बाय बिजनेसेस टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू अ रिमोट ऑडियंस। जब एक ऑनलाइन वे के थ्रू, एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या बिजनेस यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए, तो उसे हम वेबिनार कहते हैं। ठीक है, तो सेमिनार और वेब का मिलके बन जाएगा वेबिनार। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इट विल मीन, तो यहाँ क्या है, हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है और अपने ब्लैंक्स में इसको फिल करना है। इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफगार्ड। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ विल क्या दिखा रहा है? फ्यूचर दिखा रहा है कि इससे मतलब हमें ये समझ में आएगा कि तुम्हारा डबल प्रोटेक्शन होगा। यहाँ फ्यूचर की बात करी जा रही है। देयर आर सेवरल वेज टू यूज वर्ब टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम वर्ब का यूज करके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट कंसिस्ट सम ऑफ द यूसेज ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस। तो यहाँ क्या है, टेबल हमें दी गई है और इसमें बताया गया है कैसे हम फ्यूचर के टाइम की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमारा बहुत कॉमन आई विल, कहते हैं ना आई विल डू इट। तो सबसे पहले क्या जाएगा हमारा विल। कॉमन इन ऑफर, प्रोमिसेस, ऑर्डरिंग, एक्सप्रेसिंग विलनेस, सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली हम विल को किस चीज में यूज करते हैं? व्हेन वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और डिस्कस पॉसिबिलिटीज फ्यूचर अकरेंस। जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगी या फ्यूचर में ऐसा होगा, या हम कोई एक प्रेडिक्शन निकालते हैं कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तब हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक द कैलाश हाउस विल विन। मुझे लगता है कि कैलाश हाउस जीतेगा। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? प्रेडिक्शन को दिखाया जा रहा है। देन नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ हम बात को ऐसे बोलते हैं कि वो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लगती है, बट बात हम फ्यूचर की ही कर रहे होते हैं। कैसे? When we talk about the future only in situation that are part of a regular schedule और planned action। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं बट वो जो बात कर रहे होते हैं वो हमारे प्रेजेंट का पार्ट होता है, एक तरीके से हमारे रेगुलर स्केड्यूल या एक प्लान्ड एक्शन होता है। जैसे कि माई स्कूल रीओपन्स ऑन 3 जनवरी, मेरा स्कूल 3 जनवरी को खुलेगा। तो यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं बट ये लिखा कैसे है? सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है। Then present progressive tense when we use for future actions and event mostly for personal arrangement और fixed plans। तो present progressive tense को हम कैसे यूज करते हैं? जब हम future actions की बात करते हैं, ऐसे events की बात करते हैं या तो अपने personal use के लिए या fixed plan के लिए। For example, my exams are getting over this weekend। मेरे एग्जाम इस हफ्ते खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ आप अपना पर्सनल बता रहे हैं। I am visiting my grandparents during the vacation। छुट्टियों के टाइम में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। नेक्स्ट, गोइंग टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये क्या है? अगेन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यू में होता है और इसको इनफॉर्मल स्टाइल स्पेशली इन स्पीच और कॉन्वर्सेशन में यूज करा जाता है। आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू मोटर बाइक सून। हम लोग बहुत जल्दी एक नई मोटर बाइक खरीदने वाले हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? एक इनफॉर्मल वे में फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या होता है? व्हेन वी से समथिंग विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फिर हम फ्यूचर में एक ऐसे टाइम की बात करते हैं जब कोई काम या कोई चीज उस टाइम फ्यूचर में पूरी हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेज शी विल कंप्लीट द पोर्शंस बाय नेक्स्ट मंथ। टीचर ने कहा कि ये जो पोर्शंस है उसे वो अगले महीने तक पूरा कर लेंगी। देन फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो यहाँ में क्या दिया गया है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव व्हेन वी से दैट समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर। जब हम क्या कहते हैं कि कोई चीज़ प्रोग्रेस में रहेगी एक पर्टिकुलर मोमेंट फ्यूचर में, मतलब वो चीज़ फ्यूचर में हो रही होगी। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? वो काम फ्यूचर में हो चुका होता है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में वो काम फ्यूचर में चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम टुमारो आई विल बी रिलैक्सिंग एट होम। इस टाइम अपने घर पर मैं कल आराम कर रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इससे समझ में आया कि कैसे हम फ्यूचर में अलग अलग टाइम को एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर के एक्शन को। देन आ जाता है वापस से फ्यूचर एंड पास्ट। अब आप कहेंगे मैम फ्यूचर की बात हम पास्ट में कैसे कर सकते हैं? समझाती हूँ। सम टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट वी नीड टू मेंशन समथिंग दैट वाज स्टिल इन द फ्यूचर एट दैट टाइम, समथिंग दैट हैड नॉट हैपेंड येट। तो हम क्या करते हैं? पास्ट की कुछ ऐसी बात करते हैं और उस टाइम पास्ट में कोई हम फ्यूचर की ऐसी बात करते हैं जो कि अभी तक नहीं हुई होती है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर इन द
पास्ट, जैसे कि आई हैड नो टाइम टू शॉप एज आई वॉज लीविंग फॉर चेन्नई इन एन आवर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं शॉपिंग करूं क्योंकि मैं 1 घंटे में चेन्नई के लिए निकल रही थी। तो वो चीज़ अभी हुई नहीं है, वो चेन्नई के लिए निकली नहीं है, राइट, वो उस टाइम फ्यूचर में ही थी, फ्यूचर की ही बात कर रही हैं, तो यहाँ वो अपना पास्ट की बात बता रही हैं। देन नेक्स्ट, लास्ट टाइम आई सॉ यू यू वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तुम तो अपना नया बिजनेस शुरू करने वाली थी। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, बट वो जो चीज़ फ्यूचर में करने वाली थी उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड देन नेक्स्ट लास्ट, इन 2024 आई अराइव्ड इन अ टाउन वेयर आई वुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो 2024 में मैं एक ऐसे शहर आई जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। तो यहाँ वो अपने पास्ट के बारे में बता रही है कि 2024 में वो उस टाउन में आई, बट फ्यूचर को लेके बता रही है कि जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। उनको पता नहीं है कि वो सच में बिताएंगी कि नहीं बिताएंगी, बट वो एक स्टेटमेंट दे रही हैं फ्यूचर को लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म सिंपल, प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव, विल और गोइंग टू इंडिकेट द फ्यूचर टाइम। तो यहाँ क्या है, हमें हमारे इन ब्लैंक्स को यूज करना है प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप विल और गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल या गोइंग टू। आर फ्लाइट लीव्स एट 10 AM टुमारो, हमारी जो फ्लाइट है वो कल 10 बजे निकल जाएगी। दे will have finished the project by the end of this week, इस हफ्ते के एंड तक वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट, द वेदर फोरकास्ट says that it is going to rain later today, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है कि बाद में बारिश होने वाली है। देन वी आर मूविंग इनटू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं अगले महीने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई एम स्टार्टिंग माई न्यू हॉबी क्लास नेक्स्ट मंडे, मैं अपनी नई हॉबी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ अगले मंडे। शी विल गो टू द मॉल दिस आफ्टरनून, इस दोपहर वो मॉल जाएगी। देन द टीम इज हैविंग अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो, जो टीम है वो एक मीटिंग करने वाली है 3 बजे शाम में कल। देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद योर होमवर्क आफ्टर डिनर, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी तुम्हारे होमवर्क के साथ डिनर के बाद। ठीक है, ओके, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। नाउ fill in the blanks with suitable forms of verbs given in the bracket to express future time reference। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स में verbs दी गई हैं, उनको हमें यूज करके फ्यूचर टाइम का रेफरेंस देना है और इस पूरे ब्लैंक को भरना है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देखते हैं। बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज, तो 2024 तक जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या कर देगी, एकदम एक बदलाव ला देगी, एक क्रांतिकारी ला देगी। किसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। रिसर्चर्स आर डेवलपिंग AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स दैट, तो रिसर्चर्स तो हैं वो ऐसे डेवलप कर रहे हैं AI पावर्ड डायग्नोस्टिक, जो कि क्या करेंगे, दैट विल ट्रांसफॉर्म, जो कि बदल देंगे, विल ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, जो कि इस डिकेड मतलब 10 सालों के अंदर वो उस चीज़ को पूरा चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल कांग्रेस ओपन्स टू शो केस एडवांसमेंट इन AI एंड रोबोटिक्स, तो अगले हफ्ते जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस है वो वापस से क्या करेगी, इस बात को शो करेगी और एडवांसमेंट दिखाएगी AI और रोबोटिक्स में। ठीक है, इन द अपकमिंग ईयर रोबोट्स विल असिस्ट सर्जन्स इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, और आने वाले सालों में ये जो रोबोट्स हैं ये क्या देंगे, साथ देंगे सर्जन्स का मुश्किल से मुश्किल सर्जरी ऑपरेशन करने में। ईयर्स अगो एक्सपर्ट्स हैड प्रेडिक्टेड दैट AI वुड रीशेप आवर वर्ल्ड एंड नाउ एज वी अप्रोच द फ्यूचर दिस विल असिस्ट आवर न्यू रियलिटी, बहुत साल पहले रिसर्चर्स ने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था, जैसे हम फ्यूचर के पास जा रहे थे, कि AI हमारी दुनिया को बदल देगा, रीशेप कर देगा, और यही हमारी एक नई रियलिटी है जिससे हमें अपने साथ असिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई-नोट्स एंड ई-बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।